अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस बुरी तरह से फेल हो गया अपने स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए सेकंड लैंग्वेज को सीखा वो उस सेकंड लैंग्वेज में कॉन्फिडेंटली या फ्लुएंसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे। इस मेथड से सेकंड लैंग्वेज सीखने के बाद वो सिर्फ कुछ ही काम अच्छे से कर सकते थे, यानी कि वो रीडिंग अच्छे से कर सकते थे, राइटिंग अच्छे से कर सकते थे और ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकते थे। इसके अलावा जब बात कम्युनिकेशन पे आती थी तो वो इसमें फेल हो जाते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर था जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आने लगा। तो फिर ज़रूरत महसूस हुई एक और लैंग्वेज टीचिंग मेथड बनाने की, जिसके ज़रिए जब स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाए तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से डेवलप हों और वो नेटिव्स के साथ बिल्कुल उन्हीं की तरह बातचीत करने के काबिल हो जाएं। तो बस इसी ज़रूरत को देखते हुए 19th सेंचुरी के एंड में डायरेक्ट मेथड सामने आया, जिसने थोड़े ही अरसे में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के ही बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह डायरेक्ट मेथड वजूद में आया, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसमें किस तरीके के साथ बच्चों को लैंग्वेज सिखाई गई, इसके एडवांटेजेस क्या थे और फिर इसमें से कौन कौन से डिसएडवांटेजेस निकल के सामने आए जिसकी वजह से इस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया और फिर किस तरह और क्यों इसकी वैल्यू डाउन होती चली गई और क्या आज के दौर में डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है या नहीं होता। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए सेकंड लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए तो एक नया मेथड बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 19th सेंचुरी के एंड में इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाने लगा कि एक नया मेथड होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करे। अब इस लैंग्वेज मेथड के वजूद में आने की वजह कोई एक ख़ास इंसान नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से ये मेथड वजूद में आया। लेकिन उनमें दो नाम काबिल ज़िक्र हैं, एक जर्मन लिंग्विस्ट मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज और एक फ्रेंच लिंग्विस्ट लैम्बर्ट सोवर। ये दोनों हिजरत करके यूएसए गए थे और यूएसए में एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचर के तौर पे जॉब करते थे, यानी कि ये सेकंड लैंग्वेज सिखाते थे। मैक्सिमिलियन जर्मन लैंग्वेज सिखाता था और लैम्बर्ट फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता था। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के काबिल नहीं था, ये बात तो प्रूव हो चुकी थी। तो इन दोनों ने अपने अपने मेथड्स के जरिए स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाई। इन दोनों ने ही इस चीज़ पे जोर दिया कि सेकंड लैंग्वेज को नेचुरली सिखाना चाहिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को सीखता है, यानी कि सबसे पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और फिर उसके बाद आखिर में वो लिखना सीखता है। अब क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं की जा सकती, तो इन दोनों ने अपने मेथड्स में, जिन्हें इन्होंने नेचुरल मेथड बोला, उसमें इन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन के रूल्स को मुकम्मल तौर पे साइड कर दिया। इन्होंने अपने तरीके से स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस सिखाई। सारा का सारा फोकस उनकी लिसनिंग, उनकी स्पीकिंग पे रखा ताकि वो कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाएं और आखिरकार उनको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले और स्टूडेंट्स काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन करने के काबिल हो गए। तो जाहिर बात है अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ये मेथड और ज़्यादा पॉपुलर होता गया और फिर इसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट मेथड का नाम दिया गया और इसे यूएस में काफ़ी इदारों ने अडॉप्ट कर लिया। इस डायरेक्ट मेथड का पीक टाइम 1900 से लेके 1930s तक का है, यानी कि इस दौर में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहा। बात करें इसके एम्स की या ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसका एम सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के काबिल हो, यानी कि वो नेटिव्स के साथ बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करे, उनकी बातों को अच्छे से समझ सके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंटली और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सेकंड लैंग्वेज को यूज़ करे। इस मेथड के मुताबिक इनका एम ये था कि स्टूडेंट एक टाइम पे अपनी सेकंड लैंग्वेज को इतना ज़्यादा डेवलप कर ले कि वो सोचना भी सेकंड लैंग्वेज में शुरू कर दे, यानी कि वो जब अपने माइंड में कुछ सोच रहा हो तो वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ना सोचे, हम उसकी सेकंड लैंग्वेज को उसके माइंड में इतना ज़्यादा बिठा दें कि जब वो कोई बात सोचे तो उसको भी सेकंड लैंग्वेज में ही सोचे। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इस मेथड को किस तरीके से यूज़ किया जाता था
तो सबसे पहले तो इस मेथड में मदर टंग को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता था, यानी कि स्टूडेंट्स को सख्ती से मना था कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज का कोई एक सिंगल वर्ड तक भी नहीं यूज़ करोगे। ना तो कोई स्टूडेंट अपनी मदर टंग को या फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ कर सकता था और ना ही ये टीचर्स को अलाउ था कि वो उस टारगेट लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज का यूज़ करें, यानी कि सारी की सारी स्टडी सिर्फ और सिर्फ उस टारगेट लैंग्वेज में ही होगी। दूसरा ये कि इस मेथड में ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया था, यानी कि जिस तरह से हम उर्दू को सीखते हैं, सबसे पहले उर्दू को सीख जाते हैं और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी ग्रामर के बारे में हमें 8वीं 10वीं या 12वीं में जाकर पढ़ाया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स तो इसकी ग्रामर पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही नहीं, लेकिन फिर भी अपनी इस मदर टंग को अच्छे से यूज़ करते हैं पूरी लाइफ। तो यही रूल डायरेक्ट मेथड में भी अप्लाई होता था कि लैंग्वेज की कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाए, ना कि ग्रामर पे। ग्रामर अगर स्टूडेंट को बाद में सीखनी भी है तो वो उसको आराम से सीख सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको कम्युनिकेशन करने के काबिल होना चाहिए। वोकेबलरी की बात करें तो वोकेबलरी इस मेथड में भी सिखाई जाती थी, लेकिन जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये लॉन्ग लिस्ट दे दी जाती थी कि इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करो, कभी 500 वर्ड्स, कभी 200 वर्ड्स और कभी कितने, यहाँ ये सिलसिला नहीं था। यहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले वर्ड्स थे वही सिखाए जाते थे और फिर एक्टिविटीज़ करवा के उनमें उन वर्ड्स को यूज़ भी करवाया जाता था, ताकि बच्चे के माइंड में बैठ जाए कि हाँ वो यूज़फुल लर्निंग कर रहा है। अब जैसा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो बच्चा 500-600 वर्ड के मीनिंग सीख लेगा, लेकिन वो उनको कहाँ यूज़ करेगा ये उसको भी पता नहीं होता। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं था, इसमें वही वोकेबलरी सिखाई जाती थी जो आम जिंदगी में यूज़फुल हो। इसके अलावा बिगिनर्स को बेसिक वोकेबलरी सिखाने के लिए पिक्चर्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, क्योंकि मदर टंग तो अलाउ नहीं थी कि किसी बच्चे को चुप करके बोल दिया जाए कि बिल्ली को इंग्लिश में कैट बोलते हैं। यहाँ पे अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसको इंग्लिश में ही बिल्ली की पिक्चर दिखा के उसकी तरफ इशारा करके बोला जाता था कि दिस इज़ अ कैट या दिस इज़ कॉल्ड कैट वगैरह वगैरह। और इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक ही था कि बच्चा अच्छे से नेटिव्स की तरह कम्युनिकेशन करने के काबिल हो जाए। इसके अलावा इसका सिलेबस किस तरह का होता था, यानी कि किस तरीके से डायरेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती थी, तो होता कुछ यूँ था कि सबसे पहले बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता था। जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनका टीचर किसी भी फ्रेज को या किसी भी पैराग्राफ को लाउडली उनके सामने उसी सेकंड लैंग्वेज में पढ़ता था, और सिर्फ एक बार नहीं 3 या 4 मरतबा पढ़ता था, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आने लगे। फिर स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि वो भी इसी तरह लाउडली किसी पैराग्राफ को पढ़ें ताकि उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हों। इसके अलावा उनको कन्वर्सेशन के लिए बोला जाता था, यानी कि आपस में कन्वर्सेशन करो। अब फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग तो अलाउ थी नहीं, तो जिसको जितनी भी लैंग्वेज आती है वो उसी का यूज़ करके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेगा, यानी कन्वर्सेशन करेगा। फिर इसके अलावा Q&A के सेशंस होते थे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, जहाँ पे बच्चे टीचर्स के साथ सवाल जवाब करते थे। तो टीचर अगर बच्चे में कोई गलती नोट कर भी लेता था तो वो फ़ौरन उसको ये नहीं बताता था कि हाँ तुमने गलत किया या तुमने गलत बोला। वो बच्चे को मौका देता था कि वो अपनी गलती खुद से करेक्ट कर ले, यानी कि वो उसको इशारा दे देता था कि तुमने यहाँ पे कोई गलती की है, तुम ये सेंटेंस दोबारा बोलो। अव्वल तो ये कि बच्चा उसको खुद ही करेक्ट कर लेता था, लेकिन अगर करेक्ट ना कर पाए तो तब टीचर उसकी उस गलती को दूर करता था, यानी उसे बताता था कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है। इसके अलावा रीडिंग एंड राइटिंग पे इस मेथड में उतना ही फोकस किया जाता था जितना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे किया जाता था। तो ये कुछ तरीके थे, यानी इस तरीकों के साथ डायरेक्ट मेथड में सेकंड लैंग्वेज लर्निंग होती थी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी सामने आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या थे? सबसे पहले तो ये एक नेचुरल मेथड था, यानी कि जिस तरह एक छोटा बच्चा नेचुरल तरीके से लैंग्वेज सीखता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। इस मेथड में भी इसी चीज़ पे फोकस किया गया था कि पहले सुनो फिर बोलो और उसके बाद पढ़ने लिखने की तरफ आओ। उसके अलावा इस मेथड में क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी तो बच्चा प्रैक्टिकली उस लैंग्वेज को यूज़ करता था, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती थी। GTM मेथड की तरह नहीं कि बस सिर्फ पढ़ते रहो और सिर्फ पढ़ते ही रहो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तीसरा ये कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करता था। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करता था, जिनमें लिसनिंग, स्पीकिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आती है।
यानी कि बच्चा नेटिव्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली उनके साथ बोल सके और उसकी प्रोनाउंसिएशंस भी ठीक हों। और जब बच्चा प्रैक्टिकली इस लैंग्वेज को काफ़ी अरसा यूज़ करता रहता तो आखिरकार वो अपनी सेकंड लैंग्वेज पर भी फुल कमांड हासिल कर लेता था। उसके जितने भी प्राइमरी एरर्स होते थे, जो स्टार्टिंग में वो एरर्स किया करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते और वो फ्लुएंटली किसी भी नेटिव के साथ बात करने के काबिल हो जाता बग़ैर किसी हेसिटेशन के। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर किसी दूसरे मुल्क में गया है और इस मेथड के थ्रू उसने उस कंट्री की लैंग्वेज को यानी सेकंड लैंग्वेज को भी इतने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है तो लाजमी बात है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके भी बढ़ जाते थे। अब बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में आता है कि ये एक इनकम्प्लीट मेथड था। बिल्कुल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ही तरह ये भी इनकम्प्लीट था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग एंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस था और लिसनिंग एंड स्पीकिंग को छोड़ दिया गया था। यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस था और रीडिंग एंड राइटिंग को छोड़ दिया गया था। तो स्टूडेंट्स अच्छे से कम्युनिकेशन करने के काबिल तो हो गए थे, लेकिन उनकी रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती थी। दूसरा ये कि जो बच्चे रीडिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं उनके लिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। बच्चे जिनकी विजुअल अपील काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जबकि वो सुन और बोल के कम अच्छे से सीखते थे, उन बच्चों के लिए ये लैंग्वेज लर्निंग मेथड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बिगिनर्स को जिसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता सेकंड लैंग्वेज का, उसको एकदम से स्टार्ट में ही सब कुछ सेकंड लैंग्वेज में बताना शुरू कर दिया जाता है, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसको छोटी से छोटी चीज़ का भी मीनिंग उसकी सेकंड लैंग्वेज में ही बताया जाता था जो कि उसे आती ही नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा अगर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसको किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन अगर इंग्लिश में ही दी जाएगी तो उसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो उसको कैसे समझेगा। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम ये थी कि नेटिव टीचर्स ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री में जाता है, मसलन कोई अमेरिका में गया और वहाँ जाके उसने इंग्लिश सीखनी है, तो उसको तो कोई भी अमेरिकन नेटिव टीचर मिल जाएगा और वो उससे डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंग्लिश अच्छे से सीख लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठे बैठे इंग्लिश सीखना चाहता है तो यहाँ पर वो नेटिव टीचर कहाँ से लाएगा, यहाँ पर उसे कहाँ से ऐसा बंदा मिलेगा जो कि अमेरिकन हो या अमेरिकन की तरह बोलता हो और उसकी स्किल्स अमेरिकन जितनी ही हों। फिर ऐसे मुल्कों में एनवायरनमेंट का भी बड़ा मसला होता है कि अगर एक फेक सा एनवायरनमेंट बना के बच्चों को इस मेथड के ज़रिए लैंग्वेज सिखानी शुरू कर भी दी जाए और अगर स्टूडेंट्स 1 घंटे की क्लास उस सेकंड लैंग्वेज में लें तो वो जैसे ही अपने इदारे से बाहर निकलेंगे वहाँ उनका सामना फिर से अपनी मदर टंग यानी कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से हो जाएगा और वो फिर से अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को ही यूज़ करते रहेंगे। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था और लार्ज क्लासेस के लिए कन्वीनियंट भी नहीं था। अब जैसे कि GTM था, उसमें यह था कि जितनी बड़ी क्लास मर्जी हो उसको एक ही तरह से आसानी के साथ पढ़ा लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लासेस को छोटा करना पड़ता था और फिर उनकी असेसमेंट भी काफ़ी मुश्किल थी। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक ही टेस्ट लेने से पता चल जाता था कि किस स्टूडेंट की स्किल्स कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हर स्टूडेंट से अलग-अलग टेस्ट लेना पड़ता था ताकि पता चल सके कि इस स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल्स या लिसनिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। अब अगर कंक्लूजन पे आएँ तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज मेथड जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद ये पूरा करता है, यानी कि बच्चों को अच्छे से नेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन करने के काबिल बना देता है। लेकिन क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग भी लैंग्वेज का हिस्सा है और ये उन स्किल्स को डेवलप करने में नाकाम साबित हुआ, इसलिए इस लैंग्वेज मेथड को भी परफेक्ट लैंग्वेज मेथड नहीं कहा जा सकता और ये भी एक आधा अधूरा होकर ही रह गया। अब 1930s के पास जब इसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस आहिस्ता आहिस्ता निकल के आने लगे तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और एक बार फिर से एक नए लैंग्वेज मेथड की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें चारों स्किल्स पर फोकस हो। GTM की तरह सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पे नहीं और ना ही डायरेक्ट मेथड की तरह सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो अब अगला इम्पोर्टेंट मेथड जिसने काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल की और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, डोमिनेट रहा, वो कौन सा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।